नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर स्वागत है आपका चरण क्लासेस में। राजनीति के पिछले लेक्चर में हमने जाना है कि किस प्रकार संविधान लागू हुआ और किस प्रकार संविधान लागू होने के बाद हमने उसके पहले पन्ने से, उसके पहले पेज से हमने पढ़ना प्रारंभ किया, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा है कि प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की उद्देशिका या जिसे प्रियम्बल कहा जाता है, उसे हमने पूर्ण रूप से पढ़ा और मैंने आपको जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार से आप प्रियम्बल को, प्रस्तावना को 3 भागों में बांटकर याद रख सकते हैं, 3 भागों में बांटकर उसे पढ़ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं संविधान के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसमें हम लेंगे कि संविधान की विशेषताएं, जो भारतीय संविधान है, जो हमारा प्यारा संविधान है, उसकी कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं जो उसे अन्य देशों के संविधान से अलग करती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले संविधान की विशेषताओं के बारे में। उसके बाद हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं संविधान के प्रकार के बारे में कि संविधान कितने प्रकार के हो सकते हैं, या जो विश्व है पूरे वर्ल्ड में संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संविधान की विशेषताओं के बारे में। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है कि सबसे लंबा लिखित संविधान होना। यह भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। जो हमारा भारतीय संविधान है वह सबसे बड़ा लिखित संविधान है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा, शब्दों के अनुसार और पेज के अनुसार। शब्दों के अनुसार सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का संविधान है। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है आपके लिए कि आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों का समन्वय होना। बहुत ही अच्छे तरीके से भारतीय संविधान में इस बात को बतलाया गया है कि आंतरिक संविधान किसे, वो आंतरिक स्रोत में हमने लिया है 1935। आंतरिक स्रोत का अर्थ है 1935 का जो अधिनियम आया था वह, उसमें से जो जो प्रावधान लिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको जब 1935 का अधिनियम पढ़ाया था तो तब कहा था कि 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद जो लिए गए हैं वो 1935 के अधिनियम से ही भारतीय संविधान में लिए गए हैं। और तो यह एक बहुत बड़ी विशेषता हो जाती है कि आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों। अब बाह्य स्रोत क्या है? बाह्य स्रोतों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो विभिन्न देशों से लिए हुए स्रोत हैं, जैसे अमेरिका से ले लिया, जर्मनी से ले लिया, रूस से ले लिया, ब्रिटेन से ले लिया, अपना आयरलैंड से ले लिया, तो इन सब देशों से जो हमने लिया है उन्हें हम कहेंगे, उन्हें हम बाह्य स्रोतों, बाहरी स्रोत की श्रेणी में रखेंगे। जबकि जिन जिन प्रावधानों को 1935 के अधिनियम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है उन्हें हम आंतरिक स्रोतों की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों का बहुत ही बढ़िया समन्वय, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका मेल मिलाप कराया गया है। ठीक है, उसके बाद अगली विशेषता देख लेते हैं। आज का वीडियो नॉर्मल छोटा ही होने वाला है क्योंकि आज कम ही टॉपिक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हें आप समझने की कोशिश कीजिए। भारतीय संविधान की विशेषताएं 4 ऑप्शन करके दिए जाते हैं, आपको जरूर यह प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए, अगला है कि नम्यता एवं अनम्यता, बड़ा ही कठिन है। देखिए इधर लिखा है लचीला एवं कठोर। लचीला व कठोर होना भी भारतीय संविधान की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। कैसे? लचीला संविधान या नम्यता संविधान किसे कहा जाता है? तो ध्यान से सुनिएगा, वह संविधान जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके। वर्ड याद रखिएगा, वह संविधान जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके। आसानी का मतलब है 2/3 बहुमत पारित करके भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें नम्यता का अर्थ है कि आप जो संशोधन करना चाहते हो उनमें कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो हम 2/3 बहुमत पास करके उन संशोधनों को हम कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अनम्यता का अर्थ क्या होता है? तो अनम्यता का अर्थ होता है, देखिए, नम्यता मतलब यदि हम 2/3 से पास करके कोई संविधान में संशोधन कर दे रहे हैं तो वह जो आएगा वह हमारे लचीला संविधान की श्रेणी में आएगा।
एक प्रकार से लचीला भी है, क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें संसद 2/3 बहुमत से पास करके विधेयक को संशोधन कर सकती है भारतीय संविधान। लेकिन कुछ विषय ऐसे भी हैं भारतीय संविधान में जिनमें संसद 2/3 बहुमत से पास तो कर दे, लेकिन इसके साथ ही 1/2 राज्यों का, मतलब आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी बहुत आवश्यक होता है, जिनमें आधे से ज़्यादा राज्यों की समर्थन की भी आवश्यकता होती है। इस श्रेणी में आ जाता है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं हमारा भारतीय संविधान कठोर संविधान भी है। तो हमारे भारतीय संविधान में यह व्यवस्था भी है और ये व्यवस्था भी है। इस प्रकार से हमारा भारतीय संविधान जो है लचीला और कठोर संविधान दोनों प्रकार का संविधान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे संविधान की विशेषता। नेक्स्ट विशेषता है कि एकल नागरिकता का होना। एकल नागरिकता का अर्थ है मेरे दोस्तों, एकल नागरिकता का अर्थ है, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि एकल नागरिकता को हमने ब्रिटेन के संविधान से हमने इसे लिया गया है। और एकल नागरिकता का अर्थ है कि यदि आप भारत के राष्ट्रपति या भारत से पूछकर, भारत में जो भी बड़े पद हैं उनसे पूछकर यदि आप बिना बताए किसी अन्य देश की सदस्यता ग्रहण करते हो, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हो, तो आपकी जो नागरिकता है भारत से वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अर्थात आप एक समय में एक ही स्थान के सदस्य रह सकते हो। यदि आपको परमिशन दी जाए तो भले एकल के साथ दोहरी नागरिकता आपको मिल सकती है, लेकिन भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है और यह हमारे संविधान की भी एक विशेषता है। ठीक है, ब्रिटेन में भी यही है, एकल नागरिकता है ब्रिटेन में भी और भारत में भी एकल नागरिकता है। उसके बाद 5th पॉइंट आपके पास आता है, देखिए फिफ्थ पॉइंट आपके पास आता है 5वीं विशेषता क्या कहती है भारतीय संविधान की। 5वीं विशेषता कहती है मौलिक अधिकारों का होना। मौलिक अधिकारों को होना। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भी की गई है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भी की गई है, जो कि आपको देखने को मिलती है कहाँ से कहाँ तक, वो आपको देखने को मिलती है अनुच्छेद नंबर 12 से 35 के बीच। अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन है। हमारे मौलिक अधिकारों में जिसमें हमें स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार और विभिन्न प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं, जो अधिकार हैं, वह हमें दिए जाते हैं। तो इन सब की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा बिल्कुल 2 वीडियो बाद, जिसमें हम अनुच्छेद पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे। वहाँ बिल्कुल विस्तार से इन सब पे बातें होंगी। आप सिर्फ अभी विशेषताओं पर ध्यान दीजिए कि मौलिक अधिकार भी हमारे भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उसके बाद अगली विशेषता क्या कहती है, देखिए 6वें नंबर पर आपकी विशेषता है कि नीति निर्देशक तत्वों का होना। नीति निर्देशक तत्वों का होना। देखिए इसमें सीधी सी बात हम यह कह सकते हैं नॉर्मल शब्दों में कि जो राज्य सरकार है वह राज्य के अच्छे निर्देशन के लिए, उसे विकास की दृष्टि में ले जाने के लिए अपने स्वतंत्र निर्णय पर, मतलब अपने स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए स्वस्थ होती है। मतलब वह अपने स्वतंत्र निर्णय ले सकती है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये नीति निर्देशक तत्वों को हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। न्यायालय में इनको चुनौती, इनकी वैधानिकता को न्यायालय में किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि यह भाग नंबर 4 में है नीति निर्देशक तत्व, तो इसके बारे में भी हम बहुत ही विस्तार से बात करने वाले हैं। अगले देखिए 7वें नंबर पर संविधान की विशेषता यह कहती है कि मौलिक कर्तव्यों का होना। मौलिक कर्तव्य,
मौलिक कर्तव्य भी हमारे भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं, जो कि 51 का भाग में सम्मिलित किए गए हैं। और उसके बाद मैं वर्तमान में बता दूं कि वर्तमान में 11 मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। 11 मौलिक अधिकार हमें 11 मौलिक कर्तव्य हमें दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों की बात अनुच्छेद नंबर 51 का करता है और 11 मौलिक कर्तव्यों की बात पूरे भारतीय संविधान में की गई है। पूरे भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। उसके बाद 8वें नंबर पर आपकी एक विशेषता आती है। 8वें नंबर पर आता है सार्वभौमिक मताधिकार। ध्यान से समझिएगा इसको। सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि भारत में रहने वाले जो भारत का नागरिक है वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वंश का हो, वह मतलब किसी भी जाति, धर्म, वंश, मूल उसका कुछ नहीं देखा जाता। वह किसी का भी हो, उसे मत देने का अधिकार सर्वप्रथम है। वह किस जाति का है, किस गांव का है, किस शहर का है, इस बात पर बिल्कुल भी कोई आधार नहीं होता है। कोई भी चीज़ें इन बातों पर डिपेंड नहीं होती है। बात डिपेंड होती है कि वह भारत का नागरिक यदि है, उसके पास भारत का आधार कार्ड हम कह सकते हैं, उसके पास यदि भारत का आधार कार्ड है, उसके पास स्वयं का परिचय पत्र है, यदि वो भारत का स्थायी नागरिक है, तो वह मत देने के लिए उसका अधिकार होगा। लेकिन एक निर्णय भी लिया गया है, एक इसके सामने शर्त भी रखी गई है कि जब हमारा संविधान बना था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय इसमें मत देने की जो निम्नतम आयु थी 21 वर्ष थी कि आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष हो, तब आप मत देने के लिए परिपूर्ण होंगे, या मत देने के लिए मत आप दे सकते हैं। माफ कीजिए, मत आप दे सकते हैं 21 वर्ष के यदि आप हो जाते हैं तो। परंतु इसमें आप बात देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसको घटाकर 18 कब कर दिया गया। इसको घटाकर 18 करने के लिए एक संविधान संशोधन किया गया, जिसे 61वें नंबर के 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में। 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में, जिसमें मताधिकार की जो उम्र थी उसे 21 से घटाकर 18 कर दिया गया, और वर्तमान में भी 18 वर्ष ही है। तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में मताधिकार की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, 9th नंबर की हमारी विशेषता आती है कि 9th नंबर की विशेषता आती है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का होना। 9th नंबर की विशेषता आती है स्वतंत्र व न्यायपालिका का होना। अब देखिए, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का होना क्या है, समझिए इस बात को। क्योंकि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें संसद को और न्यायपालिका को, मतलब जो कार्य करने वाले हैं और कार्य पर जो नज़र रखने वाले हैं, उन दोनों को अलग अलग रखा गया है। मतलब क्या है कि जो हमारे देश में जो न्यायपालिका है, जो न्यायपालिका वह कैसी न्यायपालिका है, तो वह एकीकृत न्यायपालिका है। जबकि संसद जो है, संसद के नीचे संसद 3 अंगों से मिलकर बनेगी। यहाँ पर राष्ट्रपति होंगे, समझिएगा बात को, राष्ट्रपति होंगे, लोकसभा होगी और राज्यसभा होगी। इसके नीचे भी विधानसभा होगी। विधानसभा के नीचे भी स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज वगैरह होगा। मतलब देखिए कितना बड़ा जाल जैसा है। यह कोई एकीकृत नहीं है। यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है, या हमारा जो मतलब जो वैधानिक जो संसद का काम है वह एकीकृत तो नहीं है। जाल जैसी संरचना यह बनाता है। जाल जैसी संरचना यह बनाता है। लेकिन आप वहीं न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका जो है भारत में, वह एकीकृत न्यायपालिका अपनाई गई है। एकीकृत
इसके बारे में जब हम एक एक अनुच्छेद पॉइंट पढ़ने वाले हैं तो सभी चीज़ों को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अभी आप एक आउटलाइन बनाइए कि हमें पढ़ना क्या है। संविधान की विशेषताएं पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ उन बातों पर फोकस कीजिए कि हमारे संविधान पर विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो न्यायपालिका जो है आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है, सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। उसके नीचे आपको मिलता है कि प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक में तो नहीं कहूँगा, जितने में भी है अभी तक 25 हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट देखने को आपको मिलते हैं जिन्हें हम उच्च न्यायालय कहते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय देखने को मिलते हैं। और इसके नीचे आपको जिला न्यायालय, जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए एकीकृत न्यायपालिका होती क्या है उसके बारे में सुनिए आप, कि यदि कोई निर्णय, जैसे आपने जिला न्यायालय में याचिका दायर की, जिला न्यायालय में आपने याचिका दायर की और वहाँ पर आप उस निर्णय से, इस जिला न्यायालय द्वारा जिला न्यायाधीश जो भी थे उन्होंने जो निर्णय दिया, यदि आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप उससे ऊपर उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। और वहीं देखिए उसमें भी आप संतुष्ट नहीं होते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप एक एकीकृत, एक लाइन से क्या बनाती है, एक लाइन से यह संरचना बनाती है जो कि हमारे भारत में अपनाई गई है। एकीकृत न्यायपालिका हमारे भारत में अपनाई गई है। उसके बाद देखिए उसके बाद हमारे संविधान में अपनाया गया है, कौन सा पॉइंट है, 10वां पॉइंट अपनाया गया है कि संसदीय शासन प्रणाली। यह भी हमारे संविधान की एक विशेषता है, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ है कि भारत का एक संसद होगा, जो संसद किससे मिलकर बना होगा, मैंने जस्ट आपको बताया, संसद मिलकर बना होगा राष्ट्रपति से, राज्यसभा से और लोकसभा से। इन तीन अंगों से मिलकर संसद बना होता है। इनकी चर्चा हम एक एक की बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं, बहुत ही विस्तार से करने वाले हैं। उसके बाद अगला देखिए, अगली विशेषता क्या आ जाती है 11वें नंबर पर। 11वें नंबर पर विशेषता आती है त्रिस्तरीय शासन। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, जो कि माफ कीजिएगा ये ढंग से नहीं लिखा पड़ा, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था जो कि एकमात्र, इसे तो आप घोंट लीजिए बिल्कुल, क्योंकि यह एकमात्र पूरे विश्व में, एकमात्र भारत में इस व्यवस्था को अपनाया गया है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को एकमात्र भारत में ही अपनाया गया है। अब होती क्या है, तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को आप सिंपल शब्दों में करिए तो पहला अंग होता है इसका केंद्र में शासन व्यवस्था, दूसरा होता है राज्य में शासन व्यवस्था और तीसरा होता है पंचायती राज्य शासन व्यवस्था, मतलब स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज्य शासन व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन की हम बात करते हैं तो आप केंद्र में देखते हैं जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और वहीं पर राज्य में आप देखेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री जी होते हैं जिनका कार्य लगभग इनके समान होता है, और वहीं आप पंचायती राज में देखेंगे तो सरपंच हमारे गाँव का प्रधान होता है। तो इस प्रकार से इनकी बातें भी हम करने वाले हैं। तो ये हमारे संविधान की 11वीं विशेषता हो गई। और एक अंतिम विशेषता देख लीजिए, जो 12वें नंबर की विशेषता है वह होती है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का अर्थ मैंने पिछली वीडियो में जब प्रस्तावना पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि जो राष्ट्र है, जो हमारा भारत है, उसका कोई भी पर्सनल कोई धर्म नहीं है, उसका स्वयं का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, वह सभी धर्मों को समान मान्यता देता है। यदि कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, तो उनके लिए, सभी के लिए जो नियम कानून है वो सब बराबर बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से हमारे संविधान की जो विशेषताएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और हमारे संविधान की संपूर्ण विशेषताओं का अध्ययन आप कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं संविधान के प्रकारों के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, यदि आपको ये जो हम पढ़ा रहे हैं पॉलिटी वो सब समझ आता है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियोस को। ठीक है, और जो भी कमी रह जाती है, जो भी आपको
क्वेश्चन नहीं बनते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।